देखिए, इसको नाम ही दे दिया गया है जंतर मंतर का। अब सिर्फ ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, डंडे बरसाए गए थे, महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया था, अब यहाँ की पुलिस अगर चाहती है तो वो भी करवा के देख ले उसमें, अगर उन्हें एवढ्या विद्वानी करून संघर्ष करून इन्कलाब अंग्रेजों इन्कलाब अंग्रेजों अरे या दडपशाहीचं करायचं काय? काय इन्कलाब मागच्या हातावर नाहीये, यांना इन्कलाब सांगा कसा असतो. आपण मराठी या महाराष्ट्राच्या मातीतले जिंदाबाद जिंदाबाद इन्कलाब मी तर लहान आहे कारण की त्यावेळेस माझा जन्मही नसेल झाला है ना, पण ठीक आहे साहेब, मी त्यावेळेस इंग्रजांसोबत नाही लढलो. हे विष दिलेलं आहे आणि हे विष पिऊन मेले ते लोक, यांना पाजलंय हे विष का? हे न्याय आता. देखिए, पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो उनके करीब के हैं, उनके 19.60 लाख करोड़ 19.60 लाख करोड़ ये जो कर्ज उन्होंने अलग अलग बैंकों से लिए थे, वो पिछले 11 सालों के अंदर ये कर्ज जो है वो बैंकों ने राइट ऑफ कर दिए. अगर 5 साल का अगर आंकड़ा मैं बताऊं आपको तो 5.80 लाख करोड़ रुपये ये वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं. वित्त मंत्री कहते हैं कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा माफ़ कर दिया, हम वसूलेंगे करके उनसे. वसूला कितना जा रहा है कि अगर पिछले 5 सालों का हिसाब अगर निकाले कि 5.80 लाख करोड़ अगर माफ़ किए गए तो उसमें से 1.45 लाख करोड़ रुपीस उनको वापस मिले हैं. बाकी तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 सालों के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया गया है. उसमें एक तरफ अपने करीब के उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप ये फ़ैसला ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके हक़ का, इनकी मेहनत का, इनके कष्ट का जो पैसा है वो पैसा इन्हें वापस मिलना चाहिए. इसके लिए इन्हें हर कुछ दिनों के बाद आंदोलन करना पड़ रहा है और तब भी जाकर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है. इस वजह से ये फ़ैसला लिया गया था 1 महीना पहले ही कि हमने ये ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर अगर प्रशासन, सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम 3 अगस्त से दोबारा यहाँ पर बैठेंगे. और यहाँ पर आज हमने अपने इस आमरण अपोषण की शुरुआत की है. ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके उठेंगे. देखिए, 1 महीने के अंदर कागजी कानापूर्ति की गई है. कलेक्टर साहब नए नए आए हैं, उन्होंने एक आढ़ावा बैठक लिया,
और उस आढ़ावा बैठक में उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये मुद्दा है क्या, आदर्श क्या पथ संस्था का घोटाला है क्या। सिवाय इसके और कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 75 लोग जिनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, ये आज से 2.5 साल पहले मेरे साथ कांधे से कांधा लगाकर ये लड़ाई में शामिल थे। आज ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ये मर चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आम लोग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन्हें। तो इस वजह से हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हम क्या सिर्फ ये आंकड़े गिनते रहेंगे कि 75 मर गए, अब 80 हो गए हैं, 85 हो गए हैं, 90 हो गए हैं करके उसमें अब हम किसी हालत के अंदर मानने वाले नहीं है। इसमें अब कुछ ना कुछ तो भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इसको गंभीरता से लेंगी, वरना हमारा ये आंदोलन तेज़ी से जारी रहेगा। मान की भी जमानत हो चुकी है, मान कापे की भी जमानत हो गई। देखिए, यही है इस देश का कानून जो है, न्याय प्रणाली का पूरा आदर सम्मान करते हुए क्या हाईकोर्ट ने जब इसको मानकापे को, जिसने हज़ारों लोगों के पैसे डुबाकर खा गया है और ये 75 लोगों की हत्या का दोषी है, उसको ज़मानत देते वक्त क्या हाईकोर्ट ने कुछ कंडीशंस डाला है कि हम तुमको जेल से रिहा कर रहे हैं, तुम हमको एक चार्ट बना कर दो कि इतने दिनों के अंदर तुम पैसा जमा करके ये ठेवीदारों को 1 महीने के अंदर इतना देंगे, 3 महीने में इतना देंगे, 6 महीने के अंदर इतना देंगे। देखिए, ये एक सबक है उन बेईमानों के लिए, उन धोखेबाजों के लिए कि क्या है 2 साल 2.5 साल जेल में रहेंगे, लेकिन अपने जेब में तो 300 करोड़ रुपये अपन ने कमा लिए हैं, बाकी की ज़िंदगी आराम से निकालेंगे करके। तो न्याय प्रणाली का पूरा आदर सम्मान करते हुए कभी ना कभी उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि तुम जिसे जेल से बाहर निकाल रहे हैं वो 75 लोगों के हत्या का दोषी है, और भी जो लोग आज परेशान है उसकी वजह से है। क्या ज़रूरत है उसके जेल से बाहर निकालने के लिए? पैसे खाते वक्त क्या उसने तो परमिशन लेके खाया था? रहने देते 5 साल 6 साल 10 साल, मरने देते जेल के अंदर ही। उसमें सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून, सारे ह्यूमन राइट्स के जो कानून है वो ऐसे लोगों के ऊपर लागू रहेंगे, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं रहेगा। कोई ह्यूमन राइट्स का, कोई मानव अधिकार का कानून इनके ऊपर लागू नहीं रहेगा। क्या खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन होगा? जी देखिए, हमने पेंडॉल लगाए थे क्योंकि हमारा ये कहना था कि बड़े बूढ़े लोग हैं, 70 साल 80 साल 85 साल 90 साल के तक लोग हैं, ये लोग अनशन के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर बैठने वाले हैं। लेकिन कल रात में 12 बजे पुलिस आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेंडॉल नहीं लगना चाहिए। तो मैं बोला हम पेंडॉल के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप पेंडॉल हटा लीजिएगा, पेंडॉल के बगैर भी ये आंदोलन रहेगा करके। और अब बारिश आई, आंधी आए, तूफान आए, हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं, हम बैठने वाले हैं। दिल्ली के सरीगा, औरंगाबाद भी, संभाजी नगर भी जंतर मंतर का आंदोलन है। देखिए, इसको नाम ही दे दिया गया है जंतर मंतर का। अब सिर्फ ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, डंडे बरसाए गए थे, महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया था, अब यहाँ की पुलिस अगर चाहती है तो वो भी करवा के देख ले, उसमें अगर उन्हें इतनी संतुष्टि मिलती है, या नहीं तो मोदी साहब के पास से आदेश ले ले कि यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, छोटा जंतर मंतर तैयार हुआ है कि हमने अपनी लाठियाँ चलाना शुरू करना क्या करके। एक्स MP इम्तियाज़ जलील के साथ कौन कौन आमरण अनशन में शामिल है? अनशन कौन कौन कर रहा है आपके साथ? देखिए, बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, टीचर्स हैं जिनका पेंशन मिला, पेंशन के अमाउंट डाल दिए हैं, किसी ने खेती बेचा वो पैसा डाल दिए हैं, किसी ने ज़िंदगी भर की कमाई इसलिए किया कि बुढ़ापे में साथ आएगा, किसी ने अपने बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा रखा, किसी ने अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा जमा किया। मेरे बाजू जो बैठे हैं ये फ़ौजी है, ये देश की सेवा 28 साल की है ये दोनों ने। ये 28 साल, काका कितने साल? 17 साल ये देश के लिए लड़े हैं, और आज उनकी जब लड़ाई आ रही है तो उनके लिए कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। ये इससे ज़्यादा केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। क्या लगता है आपको अब इंसाफ मिलेगा? देखिए, लड़ाई तो जारी रहेगी, उम्मीद के सहारे दुनिया टिकी हुई है। हमारी लड़ाई जो है वो पहले भी इसी बात के ऊपर थी कि हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर आकर बैठने का। उसमें आप अगर चाहे
सरकार अगर चाही तो इन्हें भी कुछ दिनों के लिए बड़े उद्योगपति समझकर अपने ख़जाने में से पैसा निकाले और इनके हक़ का जो पैसा है वो पैसा इन्हें वापस कर दे। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जब बेचना है, जितने में बेचना है वो बेचे और अपने पास वो पैसा रख ले, लेकिन इनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इम्तियाज़ भाई, आपने जब से आदर्श मामला हाथ में लिया है तकरीबन पिछले 2 साल में 28,000 लोगों को पैसा मिला है इसमें। ये पहला घोटाला ऐसा है जिसमें ये चीज़ें सक्सेस हो चुकी है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं, देश के अंदर पहली ये पद संस्था होंगी जहाँ पर लोगों को अपना पैसा मिलना शुरू हो गया है। उसमें पहले है तो 10,000 रुपये तक जिसकी थी, 25,000 जिसकी थी, 40,000 जिसकी थी, 50,000 जिसकी थी, वो पैसा मिलना शुरू हो गया है उसमें। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ठेवीदार हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों रुपये के भी पैसे फंसे हुए हैं। उनका पैसा कब मिलेगा? हाँ? और क्यों उनको आज पैसा होने के बावजूद भी आज किसी को अस्पताल में जाना है तो इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, किसी की बच्ची की शादी करवाना है, बच्चे की शादी करवाना है, पैसा उनका है लेकिन वो करवा नहीं सक रहे हैं, अपना खुद का इलाज नहीं करवा सक रहे हैं उसमें। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ठीक है, देश का कानून है, प्रशासन है, ऐसा ही एक सिस्टम है। हमारी जो लड़ाई है वो एक भ्रष्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं और हम पूरी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर्व ठेवीदारांना नमस्कार। छत्रपती संभाजीनगर यांच्या ऑफिसवर त्यानंतर विभागीय आयुक्त त्याला आरदाड न म्हणता त्याला मुरदाड म्हणायचं, मुरदाड